प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान समीना पाशा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद काजी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ क्लासर साहब। ये दोनों भी हमारे साथ होंगे और हम इनसे मुख्तलिफ जो स्टोरीज़ हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं आपको आज ये बता दूं कि हमारी मेन स्टोरीज़ क्या हैं। मेन स्टोरी हमारी एक तो फॉलोअप है, जो कल एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या था और हैरत अंगेज़ भी। उसके हवाले से बात करेंगे। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पहले ही सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया गया था कि इस किस्म का कोई अटैक हो सकता है और सूबाई हुकूमत ने इस पर एक स्पेशल इजलास भी बुलाया और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ हुक्काम ने जेल का दौरा भी किया था। तो उसके बावजूद भी ये वाक़या कैसे पेश आया, कैसे दहशतगर्दों का एक गिरोह आया और उसने आकर इतने सारे अपने साथी छुड़ा लिए, कैसे ये वाक़या पेश आया, इस पर आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ सियासत के मैदान में भी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो कुछ देखने को मिल रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उस हवाले से भी बात करेंगे। JUIF और मुस्लिम लीग नून काफ़ी देर से आपस में मुज़ाकरात वगैरह तो जारी ही थे उनके हुकूमत में शामिल होने और काबीना में शामिल होने के हवाले से। अब काफ़ी ठोस इत्तलात आ रही हैं कि JUIF को वजारतें भी मिलेंगी और इस तरह से वो बाकायदा काबीना का हिस्सा भी बनेगी। तो इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनकी जानिब बढ़े, मैं चाहूँगी कि सईद काजी साहब से हम जान लें कि उनके पास आज क्या स्टोरीज़ हैं। जी काजी साहब। एक तो इंटरनेशनल स्टोरी है आज जो मैंने इंक्लूड की है, ब्रैडले मैनिंग, जिसने विकीलीक्स के पीछे जिसका बताया जा रहा, यानी बताया क्या जा रहा, अब तो अदालत का फैसला आ गया। उन्होंने ही जूलियन असांज को सारी रिपोर्ट्स दी थी, उन्हें आज 136 साल की सज़ा हुई है। तो हम अमेरिका का एक और रुख भी देखेंगे जहां हम उनकी सरकार से नाला नज़र आते हैं, तो वहाँ इस तरह की दास्तानें भी हमें मिलती हैं। इसे बहुत से अमेरिकन बल्कि ज़्यादातर हीरो कह रहे हैं। इसने कौन कौन से राज अफशा किए थे जिसके बायस से ये सज़ा मिली, इस पर हम आगाज़ में बात करेंगे। और फिर एक और ख़बर, ये मकामी है और यानी लोकल ख़बर है कि 6 MNAs मिले थे जनाब नवाज शरीफ साहब को मंडे को, और उन्होंने अपने एक MNA की शिकायत की और शिकायत ये कि 1 अरब रुपए की उन्होंने गैस चोरी कर रखी है। इस हवाले से जो सुई नादरिन गैस के जो ऑफिशियल हैं 1 अरब रुपए की गैस, तो ये अब उन्होंने अपने ही एक MNA की, मैंने ये खास तौर पे खबर इसलिए इंक्लूड की कि जल्द या बदेर 4.5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। अगर हम ये चोरियां रोक लें, और तो क्योंकि ओगरा ने लिखा है कि आप टैक्स इजाफा ना करें, टैक्स में कमी कर दें, मगर टैक्स में आप कैसे कमी करेंगे इफ़ यू कीप ऑन अलाउइंग ऑल दीज पीपल। और आखिर में अगर थोड़ा सा वक्त बचा तो मैं बात करूंगा, जरदारी साहब ने वापस आके सियासत में एक्टिवली हिस्सा लेने का फैसला किया और तमाम अभी कहा है उनके हल्कों ने और उन्होंने कि जी हम पीपल्स पार्टी को रिवाइव करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, इस पे बात करेंगे। ठीक हो गया। रऊफ़ क्लासर साहब की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्लासर साहब, आपके पास क्या स्टोरीज हैं आज? कल शाहजहां ये सारी समीना, कल यहाँ पे इसकी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ अच्छी है या जो भी इसको कहें कि आजकल इसाक डार साहब जब से वो बने हैं वज़ीर ख़जाना, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास ये तकरीबन हर हफ्ते हो रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत सारी खबरें, बहुत सारे न चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कल बड़े 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे इश्यूज़ थे। एक तो हम यहाँ पे नंदी पावर और ये प्रोजेक्ट स्कैंडल जो उसको फॉलो अप कर रहे हैं, उसका कल उस पर रिपोर्ट एक पेश की गई है और उसमें इंकशाफ एक नया किया है कि हम तो कह रहे थे कि ये लागत जो है 22 अरब से 57 अरब हो गई है। तो कल जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक जो लागत है वो मज़ीद बढ़ के 58.5 अरब रुपये हो गई है। तो उस पर हम बात करेंगे कि ये 58.5 अरब ये कैसे हो गए, कम करने के बजाय ये तो बढ़ती जा रही है, आंत की तरह ये चीज़ें बढ़ रही हैं। एक तो ये इस पर बात करेंगे। और दूसरी एक अहम खबर कल वो भी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से सामने आई है कि पाकिस्तान में क्योंकि ड्यूटी फ्री जो सोना है जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, 2012 में जो सोना इंपोर्ट किया गया था, पाकिस्तान ने किया था ड्यूटी फ्री, वो तकरीबन 20 अरब रुपए के करीब था, 19 पॉइंट समथिंग था। तो 2013 के जो फिगर्स हैं वो बड़े शॉकिंग है कि 92 अरब रुपए का पाकिस्तान ने सोना इंपोर्ट किया है। और ये सोना इंपोर्ट करके किस मुल्क को कैसे भेजा गया उसकी भी थोड़ी सी कुछ कहानी ये सामने आई है कि वो शेयर करेंगे कि हम बाहर से ड्यूटी फ्री सोना मंगवा के तो हम कौन से मुल्कों को फिर यहाँ से स्मगल कर रहे हैं, तो इस पे भी हम आज बात करेंगे। ये 2 स्टोरीज हैं। ठीक हो गया। रऊफ़ क्लासर साहब, आप तो साथ ही रहिए, लेकिन सईद काजी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। जो मेन स्टोरी है उस पर बात करेंगे। काजी साहब, एक अजीब सा वाक़या पेश आया है और कहा यह जा रहा है कि जी हमले की पहले से इत्तला भी दे दी गई थी। मतलब पहले तो हम हमेशा यही कह देते थे कि जी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, खुफिया इदारे खामोश हैं, सो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, लेकिन अब तो वो बता रहे हैं, उसके बावजूद हम कोई सद्देबाब नहीं कर सके कि हमला रोक लें। ये 27 तारीख को गालबन खत लिखा गया था, बड़ा तफसीली और बताया गया था। और ये भी उनका जो अटैक का प्लान था, आज रिपोर्ट छप चुकी हैं
कि उन्हें बताया गया था कि इस तरह से 3 pronged ये अटैक हो सकता है। फिर एक जेल में मीटिंग भी हुई, बाहर भी मीटिंग हुई, उसके बाद वहाँ पे बंदे भी रखे गए, यानी पोस्ट किए गए कि जो इस अटैक को उन्होंने करना था, रिटेलिएट। मगर हैरत की बात है कि आज अखबार ये बता रहे हैं कि जब पहला गेट तोड़ के वो अंदर आए तो अगले 2 गेट खोल के दे दिए गए, और मिस्टीरियसली वो जो अकॉर्डिंग टू दी पब्लिश रिपोर्ट्स जो पोस्ट पे बंदे थे, गन्स थी वहाँ पे, मगर उनको चलाने वाला कोई नहीं था। ये एक अजीब और गरीब वाकया हुआ है। इसका तो मतलब क्या है? क्या वो खौफजदा हो गए या फिर मिले हुए थे? इसका मतलब ये है कि पेनिट्रेशन, एक तो पेनिट्रेशन 2 बातें हो सकती हैं। हम कोई यानी ज़्यादा कंजेक्चर कर सकते हैं, क्यास कर सकते हैं, या तो फिर उनका इतना खौफ है कि अपनी पोस्ट छोड़ दी आपने, या फिर उनकी इतनी पेनिट्रेशन है अंदर तक कि वो जो आए, जो मर्जी आए और करें और चले जाएं। और फिर आपने 3-4 दिन पहले पहले तो एक होता था, मैंने आज जो रिपोर्ट देखी, पहले तो ये था जी इतला है कि कोई हमला होगा, कोई हमले की बात नहीं थी। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि जी इस पे हमला होगा और इसकी बिल्कुल इसका पैटर्न वही होगा जो इससे पहले बन्नू वगैरह में हुआ है। तो इसके बाद ये क्या हुआ? अब वो उनकी सरकार के कह रही है जी कि बहुत से हेड रोल करेंगे, लेकिन ये बड़ा लम्हा फिक्री है, ये बड़ी तकलीफदेह बात है, एक हेल्पलेसनेस की बात है। फिर उसमें 3-4-5 औरतों को वो ले गए हैं, बीहेड किया, अंदर जाके बीहेड करते रहे, और दे जस्ट, आज जो मैं खबर पढ़ रहा था, जस्ट बिल्कुल चहलकदमी करते हुए जैसे पहले गेट को तोड़ने के बाद अंदर चले गए। इस पे हमें सीरियसली, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ ना, कोई चीज फेस ही नहीं करनी पड़ी है, वो आए अपनी मर्जी का उन्होंने काम किया, चलेंगे। क्लास्टर साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये सारा वाकया पेश आया, इसको गौर से देखा जाए तो क्या ये कहा जाए कि इतनी ही पुलिस हमारी नाअहल हो गई, या फिर ये समझा जाए कि ये लोग खुद मुलव्विस थे और उनको ताउन बाकायदा फराहम किया जा रहा था कि आइए और ले जाइए? समीना, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, और मेरा ख्याल है अब हमें शक नहीं रहना चाहिए कि पहले बन्नू जेल ब्रेक हुआ था, उसमें भी बाद में इंक्वायरीज हुई थी, पता ये चला था जेल का अमला उसमें मुलव्विस था और उसमें सिक्योरिटी के लोग उनके साथ मिले हुए थे। ये ठीक आपका एनालिसिस है और यही अल्टीमेटली बात निकल के आती है। अब भी जो वाक़या हो रही है उससे बड़ा डेयरिंग और मेरा ख्याल बड़ा वाक़या है। एक कल एक टॉप के पुलिस ऑफिसर है, वो DPO भी रहे हैं सवात में, वहाँ पे थे, उन्होंने एक बड़ी एक अहम बात की। उनसे मुलाकात हुई किसी दोस्त के घर पे, उन्होंने कहा कि इस रियासत के लिए कोई मरने को तैयार नहीं है। भूल जाएं आपके एक सिपाही जो है, जब वो देखता है कि इतने बड़े पैमाने पर लूटमार जारी है, वजीर आजम, सदर, वजीर आला, वजीर, MNA, जिसकी कल हमने स्टोरीज भी आपको बताई हैं, इतने बड़े बड़े लोग अगर अपने फंड्स बेचेंगे महज 10 लाख 15 लाख रुपए के लिए, तो उसने कहा आप एक सिपाही से मत तवक्को करेंगे वो आपके लिए जान देगा, वो आपके लिए लड़ेगा। क्यों? आप लोग इंतहाई करप्ट हो चुके हैं, आपकी सोसाइटी करप्ट हो चुकी है। वो करप्ट लोगों को क्यों सेफ गार्ड करे? वो क्यों अपनी जान दे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल किए बगैर? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ये उन पुलिस ऑफिसर साहब ने, उन्होंने कहा इस रियासत के लिए कोई जान देने को तैयार नहीं है। ये आप उसमें ध्यान में रखें। जहां उस वक्त एक ऐसा पॉइंट है जिस पे बड़ी लंबी डिस्कशन हम कर सकते हैं और वो हम करेंगे भी, लेकिन हमें एक ब्रेक पर जाना है फौरी तौर पर। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जिसके बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से भी बात होगी कि क्या वाकई अब पुलिस भी अपना दिल छोड़ बैठी है कि जी हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, और इस मामले पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो मैदान सियासत में चल रहा है उसके हवाले से भी कुछ राज खुलेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि DI खान जेल पर जो अटैक हुआ है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और क्या हो सकता है। क्लास्टर साहब ने अपना तज्जिया दिया तो उनका ये कहना है कि एक किसी पुलिस अफसर से उनकी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी अब लोग डीमोरलाइज हो गए हैं, और उनका ये कहना है कि हम इतने करप्ट जो गवर्नमेंट है उनके लिए, स्टेट के लिए हम क्यों कुर्बानियाँ दें। कई साहब, क्लास्टर साहब से भी मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन मैं आपका आर्ग्यूमेंट लेना चाहूँगी। क्या वाकई अगर कोई एक चीज़ गलत है तो क्या हमें कोई जवाब मिल जाता है कि हम भी कोई काम गलत कर लें? नहीं, ये बात जो एक ओवरऑल एनालिसिस और पैरालिसिस तो नज़र आता है, और वो जो क्लास्टर साहब ने बात की, मगर मैं एक और नज़र से भी देखता हूँ, और मुझे फैज साहब यहाँ याद आते हैं कि ये किनारे फलक का स्याह तरीन गोशा, यही है मतलब माह तमाम कहते हैं। तो उम्मीद इंसान का वाहिद असासा होता है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। हर चंद की ये मेरी राय है, और अब अगलब राय भी यही लगती है कि इन रूलिंग स्ट्रक्चर्स में शायद कोई हमारे सोल्यूशंस मौजूद ना हो, मगर इस मुल्क में कुछ अवाम भी हैं, लोग भी रहते हैं,
वो जिनसे हमारा बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, जिसे हमने जो उठते हैं और कभी कभी उठते हैं और गा उठते हैं और खूब उठते हैं और उठते चले आए हैं। हमें ये बावर करवाया जा रहा है कि अब शायद ये दुनिया आने वाले वक्त या क़यामत तक कैसी रहेगी, ऐसी नहीं रहेगी। ये जो एक तब्दीली की हवा दुनिया में चल रही है और तब्दीली लोग मांग रहे हैं। अभी तो काजी साहब अगर अपने मुल्क की हम बात करें तो बात पस्ती से पस्ती की तरफ हम जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से। अगर आप रूलिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो उनकी ज़िम्मेवारी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन एक बात याद रखें कि जिंदगी में किसी सियासी पार्टी का, किसी सियासी लीडर का मुतबादल जो है वो यानी हो ना हो, लेकिन जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं। यू हैव टू लिव, आपने जिंदा रहना है। तो जिंदा रहना है, 180 मिलियन लोगों ने जिंदा रहना है जिनकी जिंदगी हमने जीर्ण कर दी है वन वे आर दी अदर, वो जरूर अपना रास्ता तलाश करेंगे। और अगर आप पूरी दुनिया में गौर से देखें, रास्ता भी तो लीडरशिप के पीछे तलाश किया जाता है ना काजी साहब। अगर लीडरशिप ही हमारी इतनी करप्ट और इतने अंधेरों में लेके जाएगी तो फिर पीछे अवाम भी वैसे ही निकलेगी। ये हतमी लीडरशिप तो नहीं है, लीडरशिप बदलती रहती है। यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो भी आए थे, यहाँ 68-69 का रेवोल्यूशन भी हुआ था, पुराने पैटर्न्स टूट गए थे, आपने 73 का आइन ले आए और बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स आप लेके आए। तो जिंदगी रुकती, हाँ यूं है कि वक्ती तौर पर हमें लगता है, क्योंकि हम सिक्लिकल नेचर का हिस्सा होते हैं, 60-70 साल हमारी जिंदगी होती है, लिहाजा हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं, देखते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ। मगर जिंदगी की कोई साइकिल नहीं होता, जिंदगी चलती रहती है। ये बदलेगा और लोग इसे खुद बदलेंगे। चलिए, ये तो बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है। हम थोड़ी ग्राउंड रियलिटी भी जानते हैं। मुस्तनसर बलोच हमारे नुमाइंदे डीआई खान से हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मुस्तनसर, अब तो एक दिन हो गया इस सारे वाक़े को, क्या सूरत हाल है अभी लेटेस्ट यहाँ पर? और मजीद कोई, ये तो बताया जा रहा है कि 27 एहलकार यहाँ पर मुअत्तल कर दिए गए हैं, इसके अलावा क्या कार्रवाई की गई? देखें समीना, कार्रवाई की हद तक तो अभी तक महज यही बात है कि सुनने में आ रहा है कि 27 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले से ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हाई वैल्यू प्रोफाइल कैदी था वलीद अकबर, जो अशूरा मुहर्रम के धमाकों में मुलव्वस था और उसे 1616 साल कैद की सजा हुई थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कुछ अरसे से उसके राब्ते थे शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद अपने दहशतगर्द तंजीमों के साथियों से, और वो उसने बाकायदा खत लिखा था उन्हें कि वो यहाँ पर उदास है जेल के अंदर। तो जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इसी चीज को लेकर इंटेलिजेंस इदारों ने बाकायदा एक वार्निंग भी जारी की थी, सूबाई हुकूमत को आगाह किया था। बिल्कुल, इस वाक़े के बाद की अगर बात करें तो जिली इंतजामिया की हद तक ये है कि कल से कोई भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे मौजूद नहीं है, DIG यहाँ पे मौजूद नहीं है। इवन मीडिया का भी जो जिले इंतजामिया के हुकाम हैं उनसे रब्ता करना मुश्किल हो पा रहा है। कल से सूरत हाल ये है कि शहरी जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कर्फ्यू यहाँ पर इम्पोज किया हुआ है, हालांकि इसकी जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए थी। सूरत हाल नॉर्मल है, शहरी घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यह है कि जबरदस्ती कर्फ्यू लगा दिया गया। चलिए, सही है। मुस्तनसर, शुक्रिया आपका, आपने सारी सूरत हाल से आगाह किया कि अभी क्या सिचुएशन। क्लासेस सब आपकी जानिब आऊंगी। अभी आपने लेटेस्ट सारी सिचुएशन तो सुनी है। अच्छा, मैं आपसे जो बात पूछना चाह रही हूँ वो ये कि जो इमरान खान साहब हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा अलग रहा है दहशतगर्दी के मामले पर, और अभी तक हमने ये देखा है कि KPK में बल्कि ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, ज़्यादा लोग मरे हैं। बताया जा रहा है जब तक से उनकी हुकूमत बनी है 250 से ज़्यादा लोग इन ब्लास्ट की नज़र हो चुके हुए हैं, और फिर उसके बाद अब इतना बड़ा ये वाकया। आपको क्या लगता है कि इनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है? ये बहुत मेरा ख्याल है डेंजरस हम चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि ये जैसे शहबाज शरीफ साहब करते रहे पंजाब में कि जो भी वो मामला उनसे हैंडल नहीं होता था वो कहते थे सेंटर का कसूर है। मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ कि तहरीक इंसाफ भी यही कुछ करेगी कि जो उनसे मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी, वो चीज़ें नहीं उनसे हल होंगी, वो कहेंगे सेंटर की ये पॉलिसी है, नवाज शरीफ हुकूमत ये कर रहे थे, उसके इलेक्शन के तौर पर हमसे नहीं हो रहा। ये चीज़ हम पहले दिन से कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक हनीमून पीरियड वाली ये कहानियाँ बंद कर दें। आपका मुल्क एक बहुत बड़ी डिजास्टर को फेस कर रहे हैं, आप 12 साल से जंग लड़ रहे हैं और हमें बताया जाता है 100 दिन तो इनको कुछ बात ही ना करें, इनको कुछ भी ना करें। 100 दिनों में जो तबाही आपके सामने हो रही है उसकी कौन यहाँ पे आके आपको कंपनसेशन करके देगा? जो डिटेल सामने आ रही हैं, इतनी खौफनाक डिटेल्स हैं जो हमने अभी भी शेयर किए हैं कि सारे का लेटर लिखा गया है, वो लेटर होम सेक्रेटरी के पास गया है, वो IG के पास गया है, IG प्रिजनर के पास गया है, वो यहाँ पे आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आया है, वो सबके पास गया है। उन्होंने सबको बताया, टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, इनकी वहाँ पे एक बाकायदा मीटिंग की गई है, इन्होंने वहाँ पे मॉक या एक्सरसाइजेस किए हैं कि ये तालिबान किस साइड से आएंगे, कैसे हमले करेंगे हम, और हमने कैसे आके वो करना है।
इनको मालूम था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं कह रहा हूं कि आपकी स्टेट जो है वो उसके लिए लोग मरने को तैयार नहीं है, आपका सिक्योरिटी गार्ड आपकी पुलिस अब जान देने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी मॉक एक्सरसाइज के बाद कि वो 4 साइडों से आएंगे, हम उनको कैसे अटैक का वो कर, ये तो इतना बड़ा एक ये प्लान बना सकते थे उन सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर। हमारी फौज वहां पे मौजूद है, हमारे और इदारे वहां पे मौजूद हैं कि जितने लोग आए थे उनको तो कैप्चर किया जा सकता था। ये कैप्चर करने के बजाय 250 वो अपने साथ ही ले गए। और जो अंदर की जो डिटेल्स जो 3 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी ये रहा है, 3 घंटे में कहीं पे कोई हमारी फौज से उनका राब्ता नहीं हुआ, हमारी वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से नहीं हुआ, आपने मजीद पुलिस फोर्स नहीं मंगा। मेरा ख्याल है इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी तारीख में नहीं हो सकता जो डेरा इस्माइल खान में किया गया। या तो हम मान लें कि दुनिया के नाअहल तरीन लोग हैं, और जब हम बात करते हैं ड्रोन हमले होते हैं, हमारी खुद मुख्तारी जी वो होती है खराब होती है, जब हमारी खुद मुख्तारी पे हमला है, ये किस पे हमला है? वे ड्रोन तो हमारी खुद मुख्तारी पे हमला है। एक सेटल्ड एरिया में शहर में आके एक 250 बंदा छुड़वा के ले जाना, और अभी तक भी सारे मामले पर कोई सूबाई हुकूमत का इतना कोई सॉलिड स्टेटमेंट सामने नहीं आया। बस ये कहा गया कि कमेटियां बना दी और वफाकी हुकूमत और एजेंसियों पर डाल दिया जी ये लोग नाअहल हैं वगैरह वगैरह। मसला ये है कि ये मसला ये तहरीक इंसाफ बन चुकी है हमारी डार्लिंग, कोई उसको कुछ नहीं कहना चाहता। सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, सोसाइटी कहते हैं जी इमरान खान साहब को टाइम दें, इमरान खान साहब के लिए एपीसी उन्होंने आके डेफर की, इमरान साहब कहते हैं नहीं मैं अकेले बैठ के बात करना चाहता हूं। और भाई मेरे अब आपका पूरे का पूरा सूबा उड़ चुका है। एएनपी की कम अज कम जैसे भी थे नाअहल थे करप्ट थे, आपको नजर आते थे किसी अटैक के बाद किसी उसके बाद लोगों में थोड़ा सा हौसला देने के लिए कि हम यहाँ पे हैं आपके साथ खड़े हुए हैं। और मेरा ख्याल है उसमें बशीर बिलोर साहब जो ये सबसे ज्यादा जाते थे, बाकी भी हमने बिलोर्स को देखा है। आप स्टेटमेंट याद आ रहा है, आज उनका स्टेटमेंट भी अखबार में आया है कि हुकूमत करना पीटीआई के बस की बात नहीं है, और मौलाना का जिक्र हुआ है। तो फिर ये लग रहा है अगर इनकी जिस तरह इनकी इनकम्पिटेंट सामने आ रही हैं और इनकी ना तजर्बाकार हैं, जिसकी बात नवाज शरीफ साहब करते थे कि ये ना तजर्बाकार लोग, इनसे चीजें नहीं चलेंगी। इमरान खान साहब जो लोगों को लेके आए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्द इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके हामी हैं, इनसे मायूस होना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, चलिए मैं ये कहती कि ये तो चले ना तजर्बाकार हैं, ज़रा तजर्बाकार लोगों की भी अगर हम बात कर लें तो इनकी भी तजर्बाकारी हमें बड़ा ही हैरान कर रही है। मौलाना साहब हुकूमती बेंचों पर तो पहले से ही मौजूद थे। मैं काजी साहब से ये पहले बात करना चाहूँगी इस बारे में कि पहले ही से हुकूमती बेंचेस पर मौजूद थे। अब कहा जा रहा है कि काबीना का हिस्सा भी बनेंगे और इस सिलसिले में अकरम दुरानी साहब का नाम भी आ रहा है। काजी साहब, कुछ हमारी जमातें ऐसी हैं जो हमेशा ही शरीक इक़्तिदार रहती हैं और बड़ी मतलब है कि वो हर एक के साथ एडजस्ट हो जाती हैं, बड़ी हैरानी की बात है। असल में जिस तरह एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, एक जो सफारती लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से एक हमारी सियासी लैंग्वेज भी है। मिसाल के तौर पे लीडर मिले हैं, उसके बाद आके प्रेस के सामने कहेंगे कि मुल्क के वसी तर मफाद, वो पता नहीं मुल्क का वसी तर मफाद क्या होता है। और अब ये डिफाइन नहीं करता। अब ये है कि दुरानी साहब, आज की खबर ये है कि 2 वजारतें इनको मिल रही हैं और जाहिर है पहले इन्होंने कोशिश की, वहाँ पे जमात इस्लामी ने जगह नहीं दी इनको केपीके में, और यहाँ पे ये तो ये जो इशू है। अब देखें एक हमारे ज़मीन पे क्या इशूज़ हैं। एक लम्हा पहले हमने कौन सी स्टोरी की, और जब हम यहाँ वजारतों लेने और देने के दे के ही अगर हमने काम चलाना है, तो जिसमें हमने बड़ी बात की थी, मेरिट की बात भी की थी, और अब आ रहा है अखबार के जरिए ये पता चल रहा है कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री उन्हें दी जा रही है, अभी ये तय नहीं हुआ दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी दी जाएगी। तो ये है वोट के लिए। अभी MQM का मसला भी आज सनाउल्लाह साहब का बयान आया है जी के अभी उन्होंने अभी आज जो मैंने खबर जराए से खबरें आ रही हैं, लेकिन गवर्नर साहब के हवाले से पहले ये था अगर गवर्नर साहब नहीं जाते रहते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ भी इसी तरह से कोई ना कोई डील हुई है। तो हम ये देखें तो ये बड़ा एक, इसलिए किसी ने गवर्नर बनना है, इन्होंने लगाना ही है। लेकिन बात यह है कि अब जिस तर्ज की सियासत चल निकली है उसमें क्या वक्त इसको मिल पाएगा ये मसले ठीक करने का। ये जो इतना बड़ा सवालिया निशान आ गया आपने जो स्टोरी से पहले की है कि जिसमें उसमें उन्होंने फौज की मदद की तल्ब करने की बात नहीं हो रही, बात इस पे हो रही है कि कौन सी वजारत मिलेगी और कौन शामिल होगा। अब ये है ना कि अब इसका मतलब ये है कि जो हुक्मरानी करने वाले हैं वो कहाँ फंसे हुए हैं और उनके क्या इशूज हैं, और ये नीचे वाला कौन ठीक करेगा मामला। और दूसरी जो कल मैंने क्लास साहब बात की थी वो ये थी कि जी ये जो आपकी सिक्योरिटी का मसला है ये भी तो रिलेटेड है आपके जराए से, आप कितने जराए जो है, फिर ये इससे भी रिलेटेड है कि आप एक मुल्क में एक इन इलाकों में कितनी तरक्की करते हैं, कितनी सड़कें बनाते हैं, कैसे आबादियों को जोड़ते हैं। जो बार बार हम कह चुके हैं कि रेट आप कैसे बनाएंगे अपनी रेट अगर वो लगता है हम तो कंसीड कर रहे हैं रेट। चलिए क्लासेस साहब से बात करते हैं। क्लासेस साहब, ये जो सिचुएशन है, हमने दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनते देखे हैं अपनी सियासत में हमेशा, फिर पता नहीं क्यों हम अक़दार की
सियासत का रोना रोते हैं, क्यों हम इसका ढोल पीटते हैं कि जी अब तो इक़्तिदार की नहीं इक़्तिदार की सियासत होगी, लेकिन चेहरे बदल जाते हैं, पॉलिसीज़ जो ख़ास तौर पर इक़्तिदार के हवाले से पॉलिसीज़ हैं वो तो वही नज़र आती हैं। ये समीना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, मैं इस पर कमेंट करता हूं। जो आप अभी उनकी बता रहे थे कि किसको क्या वजारत मिलनी चाहिए, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो इन्होंने बाकायदा, आपको पता है ये MQM की और ये JUI की बड़ी इस पर लड़ाई हुई थी कि वजारत हाउसिंग ये किसको मिलनी चाहिए। वजारत हाउसिंग में बड़ा पैसा है, इसमें बड़े प्लॉट्स हैं, हाउसिंग फाउंडेशन है, इसमें घरों के अलाटमेंट्स है। वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके उसको स्ट्रीमलाइन उसको किसी हद तक कर दिया है। जो पिछले इनके वजीर थे यहाँ पे काकड़ साहब, उन पे बकायदा 12 खो में, जो जेल की बात कर रहे थे ना, अभी हम जेल स्टोरी कर रहे थे, 12 खो में नई जेल बनाई जा रही थी। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है उसका अरबों रुपए का स्कैंडल पड़ा हुआ है नैब के पास। ये उनके ये JUI के ये रहमतुल्लाह काकड़ साहब पे वो इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं। अब ये उन पे है। और प्लस आपको याद होगा जमीनों के अलाटमेंट का स्कैंडल आया था जो डेरा इस्माइल खान में अलाट करवाई थी मौलाना साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स के लिए। वो स्कैंडल नैब के पास वहां पड़ा हुआ है, उस पर भी खामोशी है, नैब इस्लामाबाद में खामोशी है। सो आप देखना ये है कि ये JU है और MQM ये दोनों जाएंगे, कोशिश करेंगे वजारत हाउसिंग हमें मिल जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा वजारत हाउसिंग में बड़ा पैसा है, बड़ा माल है। और बाद वजीरों पर तो ये इल्जाम लगता था 5-5 साल इन्होंने एडवांस घर भेज दिए इस्लामाबाद में, एक एक घर 4-4 5-5 पार्टीज को बेचा गया। सरकारी मुलाजमिन इतनी तनख्वाह बेचारे नहीं ले सकते, उन्होंने जितने अपने घर के बच्चों के बाद ने तो जेवर बेच के इनको अदायगियां की हुई हैं, इनको वजीरों को और उनके स्टाफ को ये लें और हमें घर अलाट करें। इतनी बुरी गवर्नेंस की हालत यहाँ पर। अब देखना यह है कि मौलाना साहब जो हैं वो बगैर वजारत हाउसिंग लिए नहीं टलेंगे। MQM भी कोशिश करे कि हमने वजारत हाउसिंग की लेनी है, और ये माजी में भी हमने देखा ये वजारतें उनके पास रही हैं, इसलिए ये प्रॉफिटेबल है, कैश है इनमें। वो कहते हैं नकद फसल वाली बात है, ये नकद सौदा है जिसको ये कैश कराने की कोशिश करेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं? जो मेरा सवाल है कि ऑलरेडी इन पे ये 12 खो में ये जेल का स्कैंडल पड़ा हुआ है JUI पे, वो स्कैंडल की प्रोब करा सकेंगे? जब इनको मिला रहे हैं सबको साथ, तो फिर कल को कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? जो मुल्जिम है वो कैबिनेट में आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल बताएं क्लासर साहब, अभी नैब के चेयरमैन ने लगना है और उसमें खुर्शीद शाह साहब ने, उनका भी तो एक स्कैंडल की बात कल बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, तो क्या यही तय करेंगे कि कौन होगा नैब करोड़? यस, बिल्कुल आप कायद साहब ठीक कह रहे हैं कि ये खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब जो हैं, इन पे 30 करोड़ रुपए का मुकदमा नैब वहां सिंध में चल रहा है, और रजा रब्बानी साहब जो हैं वो इनके वकील हैं। इन पे इल्जाम ये है खुर्शीद साहब पे, इन्होंने बियॉन्ड द मीन्स इन्होंने अपने ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है, इतने मीन्स नहीं है, वसाइल नहीं है जितने इनके पास माल है। उस पर बकायदा इंक्वायरी चल रही है, रजा रब्बानी साहब उनको डिफेंड कर रहे हैं वहां पे नैब के पास। सो जो मुल्जिम है, जो अक्यूज है, वजीर आजम साहब का ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। वो अपनी क्लियर कट पॉलिसी दे चुके हैं कि कोई इंतकामी सियासत नहीं हम करेंगे, और जो मुकदमात वाली मसला यही है ना, इंतकामी का इससे क्या ताल्लुक है? यही बात है ना, इंतकामी सियासत क्या ताल्लुक है? जो लूटमार करके उसको कहेंगे हम कुछ नहीं कहते, इंतकामी इसमें होगी नहीं। लेकिन मसला वही ना, आपकी बातों से तो मैं खुद इसी नतीजे पे पहुंचती हूँ कि हमारे यहाँ ईमानदार शख्स बस वही है जिसको मौका नहीं मिला करप्शन करने का, वरना ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बहरहाल क्लासर साहब, अभी हम एक ब्रेक पर जाना है, फिर आपका कमेंट लेते हैं इस हवाले से। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले रऊफ क्लासर साहब की जानिब चलूंगी। क्लासर साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, आप अपना कमेंट भी दीजिए, और फिर साथ ही मैं ये भी चाहूँगी कि अपनी जो आज आपकी जंबील है उसमें से आप कुछ स्कैंडल्स निकालते हैं, आज क्या स्कैंडल है उसमें से ज़रा वो भी बताइएगा। जो मेरा पॉइंट था कि एक हुकूमत के दौर में इन पे प्रोब शुरू होती है, जो कि हुई है, नैब के पास पड़ी हुई है। 12 खो का जो जेल बनाने का स्कैंडल था कि अगर चंद रुपए का 10 रुपए रेट था तो उन्होंने 25 रुपए पे वहां पे पर कनाल जमीन खरीदी, जो स्कैंडल अभी प्रोब हो रहा है और नैब के पास पड़ा हुआ है। और उसी ही हुकूमत के एक और ये बंदे को वजीर लगाया जा रहा है। सो नवाज शरीफ साहब का जो करप्शन फ्री की बात करते थे, या शहबाज शरीफ साहब वो ज़र बाबा और अली बाबा और ये 40 चोरों की बात करते थे, वो तो पता चलता है कि ऐसा ऐसा सारे ठग जो हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। जो मुल्जिम हैं वो कैबिनेट में जाके वजीर बनना शुरू हो गए। सो मेरा ख्याल है मियाँ साहब को कहीं ना कहीं पे चेक ये करना होगा। कुछ वादे उन्होंने कौम से किए थे, कुछ बातें उन्होंने दावे किए हुए हैं, तो वो तो बड़े बुरे तरीके से लोगों के दावे और उनकी उम्मीदें जो शैटर हो रही हैं। सो ये देखना होगा कि आपके जो अक्यूज हैं, और जो बात वो ये काजी साहब कह रहे थे कि ये खुर्शीद शाह साहब जो हैं जिन पर इल्ज़ाम है, नैब उनको प्रोब कर रहा है,
वो अब इस वक्त वो चेयरमैन नैब लगाने के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये किस तरह का फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। जो मुल्जिम है उनको जो राइट दे दिया गया है या उन्होंने राइट ले लिया है कानूनी तौर पर कि हम अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब बनाएंगे, जो कि कंप्रोमाइज होगा साफ ज़ाहिर है। सो ये एक तरफ हमारी सोसाइटी में इतने बड़े पैमाने पर वो आई है करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस है। इमरान खान साहब का राइज किस वजह से हुआ? इसी वजह से हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ जो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, इन पर करप्शन के मुकदमात हैं। अब ये पता चल रहा है कि सारे का सारा खेल तो वही जा रही है। आपका मीडिया आज़ाद हुआ, आपकी सोसाइटी आज़ाद हुई, आपके उसके बाद अदालतें आज़ाद हुई। रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये आपके सामने है कि बात तो वहीं खड़ी हुई है, ना कोई वहाँ पे उनकी कन्विक्शन है, ना कोई थोड़ी सी उनकी वैल्यूज रहेगी, ना कहीं पे कमिटमेंट जो किए हैं वो पूरे किए गए। सो इट्स ए वेरी डेंजरस ट्रेंड के लोग किसी और साइड पे जा रहे हैं, हुकूमतें हमारी किसी और साइड पे जा रही हैं। उम्मीद के साथ निकले थे और यही सोच के साथ कि शायद अब जो चेंज है वो वाकई चेंज हो गया है। नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल बदल गए हैं। एक चेंज तो हमने देख लिया ना, एक चेंज तो हमने ये समीना ये डेरा इस्माइल खान में देख लिया ना कि वहाँ KPK की हुकूमत को बिल्कुल क्लूलेस है, समझ भी नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। नहीं, ये फ्री फॉर ऑल है। जो उसकी शॉकिंग डिटेल्स हमने बार बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर ये पढ़ लीजिए, मेरा ख्याल दुनिया में इससे बड़ा कोई शेम नहीं होगा कि सब कुछ पता होने के बावजूद वहाँ पे 100 बंदा मोटरसाइकिलों पे आता है, गाड़ियों पे आता है, 3 घंटे वहाँ पे रहता है और पूरी की पूरी ये KPK हुकूमत वो क्लूलेस है। इमरान खान साहब अभी इंतजार कर रहे हैं जी, इतनी जल्दी क्या है? हमें जी कोई जल्दी नहीं, बंदे मरते हैं, मरने में अपना इंटेलिजेंस निजाम बनाएंगे। कहाँ से फरिश्ते लाएंगे? इमरान खान साहब फरिश्ते ले आएंगे जनाब? यही इंटेलिजेंस की फेलियर तो नहीं? वो तो सामने आ गई रिपोर्ट सारी। इंटेलिजेंस ने तो आपको बताया आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। मान लें कि आपके पास जो टीम आ रही है आप लेके आए, उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग आप करवाएं। हर चीज पे कमेटी बना देने से मसाइल नहीं होंगे। आप अपनी फोर्स को उनमें मॉरल पुट करें, ऑनर डिग्निटी पुट करें। कमेटी का खेल तो पहले हम देख चुके हैं। और उनके लिए आप एक रोल मॉडल बने, उनके लिए रोल मॉडल बने। सिपाही फिर जान देगा, जैसे मैंने कहा ये पुलिस ऑफिसर दोस्त को कोट करते हुए कि इस रियासत के लिए, इस सियासतदानों के लिए आपको कोई सिपाही जान देने को तैयार नहीं है। ठीक है क्लासे साहब, आपकी जानिब में मैं दोबारा भी आऊंगी, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ मौजूद है जी, फारूक साहब, उनसे बात करते हैं इस्लामाबाद से। जी फारूक साहब। जी हेलो। जी बात कीजिए जी। अच्छा, ये मैं कहा ये मैं अभी आने इसको ना करें। हेलो जी ये मैं ये इनकी ये आप ऑन एयर हैं फारूक साहब, आपकी जो आवाज है वो इस वक्त लाइव जा रही है। आप जो बात कह रहे हैं आप खुल के कीजिए, लेकिन आप अभी ऑन एयर है, आपको बता रही हूँ। आप टीवी की आवाज भी बंद कर दें और डायरेक्ट यहाँ पर बात करें फोन से। मेरा ये बहन की तवज्जो जो है इस मुजारबा केस की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये इलाका छाछ के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है मुजारबा के नाम पर। लोगों से बेशुमार तकरीबन जो रफली एस्टिमेट किया जाता है 48 बिलियन जो है लोगों से लिया गया है और उसकी तरफ ना कोई FIA। किसने लिया है? कौन लोग हैं ये? बेशुमार को मौलाना अलमा हज़रात भी इसमें शामिल हैं और वो लोग जो है पैसे लेके भाग गए हैं। अब उसका जो है अपना फैक्ट्स शुरू हो गए हैं कि लोगों ने, कोई लोग मर गए हैं, कोई जो है कोई बीमार पड़े हुए हैं और लोगों की ये रोजाना एक नया केस जो है सामने। ठीक है, अच्छा शुक्रिया आपका फारूक साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंचा। गाजी साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आगे आपकी स्टोरी पर बढ़ते हैं। हमें ईमेल कर दें, तफसील बता दें वो कौन सी कंपनियां हैं और हमें हमारा एड्रेस जो है वो हम देते भी हैं, बात कर सकते हैं। मैंने जो आज पहली स्टोरी क्लस्टर साहब चूज़ की है वो ब्रेडले मैनिंग की है और ब्रेडले मैनिंग को आज 136 साल सजा हुई है। अब मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसने हमें बताया क्या था जिसकी वजह से, वो कौन सी लीक्स थी जो शामिल थी। लीक्स तो बेशुमार थी मगर उनमें शामिल थी, एक तो लीक ये थी कि US मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर था उसने गन डाउन, वो एक बाप बच्चों के साथ स्कूल जा रहा था इराक में, तो उसकी एक फुटेज थी जो उसने निकाल दी और उस पर बहुत शोर मचा। फिर इसके बाद इसने जो हमें एविडेंस दी उससे ये पता चला कि अफगानिस्तान में जो डेथ स्क्वाड्स हैं वो हैं, उनसे लोगों को जो है किलिंग करवाई जा रही है जंग से हट के। फिर इसने ये बताया था कि जो ग्वांटानामो बे है वहाँ पे सिर्फ बदतरीन किस्म के टेररिस्ट नहीं थे बल्कि कुछ टैक्सी ड्राइवर्स थे, कुछ ऐसे थे जो तालिबान की जेलों में पहले रह चुके थे और बाज़ डिमेंशिया एक बीमारी है ज़हनी जिसमें आप सोचने समझने की सलाहियत से आरी हो जाती हैं और आपकी यादाश्त खत्म हो जाती है। तो ये बातें इसने की। एक नौजवान आदमी था, आज उसे 136 साल की सज़ा डेनीज लिंड थी, कर्नल डेनीज लिंड, जिसने उसको दी और उसको गद्दारी के इल्ज़ाम से तो बरी कर दिया गया। मैंने ये स्टोरी इसलिए शामिल की आज कि हम अमेरिका की जब
बात करते हैं तो हम बड़ी अमेरिका बैशिंग होती है यहाँ पे, हम अमेरिका की एक ही पिक्चर पेंट करते हैं जो उनकी सरकार या हुक्मरानों के इकदाम से होती है, मगर ऐसे नौजवान भी वहाँ मौजूद हैं। अब ये कभी भी आज़ाद शायद ना हो पाए, लेकिन इसने जो एक और इस नौजवान को सिर्फ यही नहीं कि बहुत से आम अमेरिकी हीरो समझते हैं, इवन जो सदर जिमी कार्टर हैं, कुछ दिन पहले उनका बयान आया था स्नोडन के हवाले से और इसके हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। तो मेरे ख्याल में हर जगह जिस मुल्क में भी जाएं दो ही कौमें बसती हैं, एक हुक्मरान बसते हैं और एक ये लोग। तो ये इनको अगर और खासतौर पर इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो इन्हें अपना हीरो मानती हैं, वो हीरो मानती हैं। सॉरी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस सजा के खिलाफ एहतजाज भी किया है और इसे कंडेम किया है। और ये एक और खुद जो आइन उनकी एक अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट गालबन जो 1700 समथिंग में हुई थी, मैं आज वही पढ़ रहा था, जिसमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग कह रहे हैं कि ये सजा उसकी वायोलेशन है। तो मेरे ख्याल में आज इसका चर्चा करना जरूरी था कि ये यूथ हमें, और फिर खास तौर पर इसकी क्लास साहब अहमियत ये भी है कि यहाँ एन पैटरसन से जब हमारे हुक्मरान मिलने जाते थे तो इनका रख रखाव क्या था और कैसे ये बावर हो चुका है इन्हें कि शायद हुक्मरानी उधर से, ये बातें हमें भी, तो सब लोगों ने इसकी खिदमत की और आज ये इसकी उन्हें सजा मिल रही है। बहरहाल मजीद जो स्टोरीज हैं कायद साहब की, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे, क्लास साहब से भी उनकी स्टोरीज जानेंगे। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कैसे अब आपने स्टोरी का जिक्र किया कि 6 MNAs वज़ीर आज़म से मिले हैं, उन्होंने बताया कि 1 अरब की गैस चोरी कर रहे हैं MNAs। अच्छा, ये मैं मुख्तसरन इसको ख़त्म करता हूँ, फिर इसमें NA 75, 76, 78, 79, 80 और 81 के हैं, और ये हैं गुलाम रसूल साई हैं और रजब अली बलोच, तलाल बदर चौधरी हैं, ये मिले थे मोहम्मद शहबाज। और इन्होंने बात की एक NA 78 के जो 77 के जो हैं MNA आसिम नज़ीर उनके भाई हैं और इनकी एक मिल है, तो इस हवाले से। अच्छा, फिर इसमें और जो शामिल हैं जो इदारे हमारे गैस वगैरह के, उन्होंने भी एलेज किया कि जहाँ बिजली चोरी होती रही है। तो ये सारे पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं और उन्होंने कहा जनाब कि ये किया जाए, और अपनी पार्टी के ही लोग हैं और ये रूलिंग पार्टी के लोग हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज जब क्लास साहब मैं सुबह ये खबर देख रहा था कि हमने फिर 4 साढ़े 4 रुपए की स्लैब करनी है, प्राइस राइज जी कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई, हमें भी बड़ी करनी पड़ेगी, और ओगरा कह रही है कि पैसे कम कर दें जो टैक्स हम लेते हैं। तो अगर हम बंद कर दें और इसको ये रोक लें, और यही वादे थे इनके आने के, और इन्होंने कहा था 0 टॉलरेंस होगी हमारी, तो मैं इसको ठीक है। क्लास साहब, ये तो बात हो रही थी कुछ इक्तिसादी मामलात के हवाले से, और आप भी कुछ जिक्र कर रहे थे कि इसहाक डार साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसके हवाले से, मैं चाहूंगी आप इनको रिस्पॉन्ड करते हुए साथ ही उस हवाले से भी मैं आगाह करें। एक तो ये कायद साहब, मैं इस पर छोटा सा कमेंट करूंगा कि जब आपने बात की ना कि हमारी हुकूमतें, बड़ा पॉपुलर स्लोगन आया था, ये शौकत अजीज़ साहब के दौर से शुरू हुआ था, क्या तेल की कीमतों को उन्होंने इसको डायरेक्ट लिंक कर दिया था आलमी कीमतों के साथ, डॉलर बढ़ेगा तो आपकी कीमतें बढ़ेंगी, कम होगा। तो मेरा हमेशा सवाल रहा है कि जब आप हमें ये प्राइसिंग करते आलमी लेवल की, तो म्यार ज़िंदगी भी तो आलमी लेवल का दे दें हमें, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हैं, फिर हमें वो भी दें, वो नहीं देते। जब मार धाड़ करनी हो, हमारी जेबों से पैसे निकालने हो, तो आलमी म्यार याद आ जाता है कि देखें ये आलमी दुनिया में तेल की कीमतें ऐसे, दुनिया में फलां जगह ऐसे हो गए, तो भाई हमें उस तरह की लिविंग भी दे दें। हाँ, जब टैक्सेस की बात भी होती है तो कहा जाता है दुनिया में तो इससे ज्यादा टैक्सेस दिए जाते हैं, भाई उस हवाले से जब देने की बात आती है, जब देने की नहीं, जब आपको देने की सहूलतें देने की बात होती है, उसके बाद कहते हैं देखें जी पाकिस्तान गरीब मुल्क है, देखें जी हमारे पास वसाइल नहीं है, देखें जी फलां हो गया है। उस वक्त तो ये आपके पास वसाइल होते हैं हमारी जेबों से डाके मारने के लिए, कि आज वाली वही खबर कि 5-6 रुपए पर ये लीटर इनका बढ़ने वाला है, इस डीजल की 4 रुपए बढ़ने वाली है। खैर, मैं हाँ एक मैं उस पे आता हूँ सर, जो मैंने पढ़ा फिगर वो थोड़ा सा मेरा ख्याल 5 रुपए के करीब तो हो सकता है कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन होने वाली हो सर। जी वेरी कर सकता है सर। एक बड़ा वो आपका हमारा प्रोग्राम अभी देख रहे थे, नैब के तर्जमान जो अभी ये मुद्राबा की उन्होंने बात की है, जो अभी ये फ़ोन आया था फ़ारूक साहब का, तो मुझे ये मोहम्मद बिलाल खान साहब हैं यहाँ पे नैब रावलपिंडी के तर्जमान हैं।
उन्होंने भी कॉल किया मुझे। उनका ये कहना है जी कि मैं आपका प्रोग्राम, हम सारे नैब के लोग बड़े शौक से देखते हैं सुबह सवेरे उठ के, तो उन्होंने कहा जब भी बात हुई, टेलीफोन कॉल आई है, तो मैं ज़रा ये क्लैरिफाई कर दूँ पोजीशन इसी स्कैंडल पे जो फ़ारूक साहब का था कि 42 अरब रुपए का स्कैंडल है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि लोग दावा बहुत बड़ा कर लेते हैं, अरबों का स्कैंडल है, जैसे उन्होंने कहा जी 42 अरब रुपए का है। उन्होंने कहा टोटल हमारे पास जो क्लेम आए थे वो 55 करोड़ रुपए के आए थे और 100% रिकवरी हुई है, और 55 करोड़ रुपए हमने लोगों को जितने क्लेम्स आए थे सबको हमने अदायगी कर दी है। अगर कुछ लोग देहातों में रहते हैं, उन्होंने अखबार में इश्तिहारात नहीं पढ़ा, अभी भी उनको आप ऑफर कर सकते हैं कि नैब रावलपिंडी के साथ रब्ता करें, अपने क्लेम के साथ हैं, उनको भी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और प्लस उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर की है कि इसमें से नैब कोई पैसे नहीं रखता। जहां पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो, तो जो हम बात करते रहते हैं कि नैब के अफसर जो है वो 25% पैसा खुद रख लेते हैं इन द नेम ऑफ रिवार्ड, कहते हैं ऐसे इसमें स्कैंडल्स में जहां पे पब्लिक का पैसा है तो नैब वो पैसे भी नहीं आके वसूल करता। सो उनका ये कहना था कि हमने ये 100% रिकवरी की है, 55 करोड़ रुपए के क्लेम्स आए थे हमारे पास उस स्कैंडल की जिसकी फारूक साहब ने भी बात की थी। तो नैब के तर्जमान बिलाल साहब का ये कहना है कि हमने तमाम के तमाम लोगों को पैसे दे दिए। अभी भी कोई बंदा वो कहते हैं रह गया तो हमसे रब्ता कर सकते हैं और उनकी पेमेंट्स को वापस किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं 42 अरब रुपए की कहानी है, जो हमारे पास लोग हैं क्लेम्स हैं वो 55 करोड़ के थे और हमने सबके पैसे दे दिए हैं। एक तो मेरा ख्याल है ये बड़ा पॉजिटिव है, फौरी तौर पर उनकी तरफ से एक नैब की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन भी है और प्लस उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है और पेशकश भी है कि कुछ लोग लेना चाहते हैं अभी भी आगे ले सकते हैं। चलिए आप अपनी स्टोरी भी बता दीजिए क्लासर साहब, जो जिसका आपने शुरू में जिक्र किया। इसमें दो तीन चीजें, दो स्टोरीज हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि एक नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है जिसको हम आजकल फॉलो कर रहे हैं, उस पर कल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद की डिटेल सामने है, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के इंकशाफात आ रहे हैं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जन्नत शहद की ये सरबराही में कमेटी बनाई गई थी जो इसके ये मेंबर प्लानिंग है कि आप इसको फर्दर प्रोब करें। ये तीसरी इंक्वायरी हो रही थी। इससे पहले सेक्रेटरी प्लानिंग को कहा, इसहाक डार साहब ने कहा था, उनको मैनेज करके कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल शाह साहब को आप करें। उन्होंने कल इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर की है। अब वो फरमाते हैं जी इसकी जो कास्ट है वो 22 अरब से लेकर 57 अरब रुपए जो हुई थी, तो मजीद उसमें 1.5 अरब रुपए के बढ़ने का चांस है, मतलब है कि 58.5 अरब रुपए हो जाएगी। और उस पर उन्होंने बुलाया भी था जो मुनव्वर बशीर साहब थे, जो MD पेप्को थे, जिन्होंने ये लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो उनके पास गए। उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन किया कि जो पैसे आप उनको दे रहे हैं, और ये भी बताते चलें कि ऑलरेडी चाइनीज कंपनी को $80 मिलियन की पेमेंट हो चुकी है, पैसे दे दिए गए हैं, उसके बाद ये सारा काम हो रहा है कि अब वो सेकंड थाट वाली बात है। तो मुनव्वर बशीर साहब ने बताया कि जिस आपने डैमेज उस पर दिया है कि मशीनरी डैमेज हुई है और इनकी रिप्लेसमेंट हमने करनी है, वो कहते हैं कोई मशीनरी डैमेज नहीं हुई, इनको कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत है, ये पैसे इनको नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा आप गलत उनको पैसे दे रहे हैं, इनकी मशीनरी भी ठीक हालत में मौजूद है, वो सारी की सारी ठीक नंदीपुर को आई है। और हमने भी पढ़ा था कि जिस दिन इनका मुआहदा हुआ है तो वेरी नेक्स्ट डे ये अखबारात में खबरें भी आई थी कि उस चाइनीज कंपनी ने फौरी तौर पर कराची से अपनी मशीनरी शिफ्ट करना शुरू कर दी थी नंदीपुर में। अगर वो मशीनरी खराब थी, डैमेज थी, तो फिर अगले दिन कैसे शिफ्ट होना शुरू हो गई है? इसका मतलब यह है कि मशीनरी, वो जो मुनव्वर बशीर साहब बात कह रहे हैं, मशीनरी तो ठीक हालत में थी, तो फिर आप किस चीज का एस्केलेशन पैसे दे रहे हैं? $80 मिलियन आपने अपफ्रंट उनको पेमेंट भी कर दी। एक चीज खबर आई कि ये जा किधर रहे हैं, ये पैसे जो इस मद में जा रहे हैं कि जी मशीनरी खराब हो गई थी, ये हो गया, ये तो इस पे तो बहुत सारी वो ये बातें सामने आ रही हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट आज उसके बाद होगा, लेकिन ये कहा यही जा रहा है कि बहुत बड़े पावरफुल कुछ लोग शामिल हैं। एक दो वजीर हैं जिनकी यहाँ पे किसी के साथ शेयर होल्डिंग है, कुछ एक बड़े बड़े लोगों के साथ। ये डिटेल बाद में आ रही है और कुछ इस पे बातचीत चल रही है। हम ये प्रॉपर एविडेंस के साथ बात करेंगे जब ये चीजें सामने आएंगी कि ये जो आपने पैसे बढ़े हैं 22 से 57 अरब, अब 58.5 अरब, ये कैसे हुआ है और इससे कौन कौन बेनिफिशरीज हैं, कहानियां इसके सामने आ रही हैं। और जब कंफर्म होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक इसमें दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कल ECC ने किया, दैट्स वेरी डूबियस, और इससे डाउट्स पैदा हो रहे हैं कि इसमें का समथिंग इज रॉटन। वो ये फरमाते हैं इसहाक डार साहब, ये रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जनरल शाहिद साहब ये उठा के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ शेयर करें। और भाई मेरे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या बेचती है भाई? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का दफ्तर है, बहुत बड़ा, यहाँ पे उनके पास एक मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, जिनको बजट दिया जाता है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में रोल यही है कि कहीं पर इरेगुलरिटीज हो रही है, पैसा खर्च हो रहा है आवाम का, उससे ऑडिट करवाएं। ये रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के साथ शेयर होनी चाहिए कि आप इसको वैलिडेट करें, इसको वेट करें, आप हमें बताएं कि रिपोर्ट की फाइंडिंग ठीक है या गलत है। इसका मतलब है आप वही काम करना चाहते हैं जो पंजाब में होता रहा है। मैं आपके बड़े बड़े, और एक बात याद करा दूं आपको, गिलानी साहब की तो बड़ी ड्यूबियस रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं, वो भी एक मुतनाज़ा शख्स बन गए, वो उन्हें भी वजाहतें करनी पड़ी। बाज ऐसी रिपोर्ट उन्होंने दी थी, अगर आपको याद हो तो। ये जो एमनेस्टी, बिल्कुल आप सही कह, मुझे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले, अब मुझे ये समझे ट्रांसपेरेंसी NGO टाइप है जिसके पास 3-4 से ज्यादा 10-15 लोग होंगे, स्टाफ होगा, जिनके पास कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं है, उनके पास एक्सपर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर उसकी क्या उसकी वो है कि वो स्टेट एक्सपेंडिचर का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
बात ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इतने बड़े स्कैंडल को कैसे उस पर क्लीन चिट दे सकती है या इनको मुलजिम ठहरा सकती है, उसका रोल ही नहीं है। अगर कुछ कर सकती है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट्स दें, पूरी की पूरी फाइल दें, आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट भेजें, पूरे का इनको वो दें, उनको डाटा दें, उनको कहें इस पर आप इंक्वायरी रिपोर्ट को आप एग्जामिन करें, इसके ऑडिट पैरे बनते हैं नहीं बनते, फिर हमें आके उसके क्लैरिफिकेशन दें। ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का काम, ये ट्रांसपेरेंसी के आप ये कवर अप में ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे, मेरा ख्याल दैट्स नॉट फेयर। और ये तजवीज़ जो है सेक्रेटरी प्लानिंग ने नवाज शरीफ साहब को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में भेजी थी कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और 2-3 और मिनिस्ट्रीज के लोगों पे आप एक कमेटी बनाएं और वो प्रोब करें। उन्होंने उनकी जो रिकमेंडेशन थी रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि खौफ है अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को करना चाहिए, इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नेक्स्ट वही करेगा तो फिर ही कोई बात नहीं, हुकूमत का काम है। तो ये सारा जो हम जो हुकूमत का इदारा है उसको सैलरीज मिल रही है। बिल्कुल सही है, यानी जिसका काम है वही काम करे ना, वही इदारा काम करे। ये एक अजीब सा कल फैसला के इसाक डार साहब ने कि जी इसकी रिपोर्ट उठाएं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दो। भाई वो क्या बेचते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसको अरबों रुपए का फंड मिलता है, उसको सैलरीज हैं, उसके पास स्टाफ है, उनका काम ये है आइन के तहत कि वो बैठ के प्रोब करें और इसको सारी इन्वेस्टिगेशन करें। आप किसी और से एक एनजीओ से करवाने के चक्कर में पड़ गए, इट्स नॉट फेयर। मेरा ख्याल है ये फिर वही 2 मिनट है हमारे पास, जो आपकी कोशिश की सेकंड स्टोरी आप उसको ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, वरना फिर मैं इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाती हूँ। नहीं, ये है कि सोने की जो है ये काजी साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगेन इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में है कि पाकिस्तानियों ने सिर्फ जुलाई के 26 दिनों में 52 अरब रुपए का सोना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया। सिर्फ 26 दिनों में 52 अरब रुपए का ये सोना इंपोर्ट हुआ है। और पता यह चला है कि पाकिस्तान ने टोटल एक साल में जो सोना इंपोर्ट किया है ड्यूटी फ्री, जिसपे कोई ड्यूटी नहीं थी, वो तकरीबन 92 अरब रुपए का सोना इंपोर्ट किया गया है। 2012 में ये था कि 19 अरब रुपए का सोना इंपोर्ट किया गया था 2000। और इस साल कहानी क्या है इसके पीछे कहानी तो बताएं क्या है आप। मैं उसी पे आ रहा हूं सर, कहानी पे आ रहा हूं कि इन्होंने अब 19 अरब रुपया 2012 में इंपोर्ट हुआ सोना, आप 92 अरब रुपए का सोना इंपोर्ट किया है। सारे का सोना उठा के हमारे जो ये बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है ड्यूटी फ्री मंगवाया, भारत स्मगल कर दिया सर। वहां पे 365% स्मगलिंग बढ़ गई है। भारत की रिपोर्ट है ये। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ पहले उन्हें ड्यूटी फ्री को उन्होंने ड्यूटी 2% की सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी, फिर उन्हें 6% की, फिर 8% कर दी। हमारे पाकिस्तानी वैसे भारत पे चढ़ाई के लिए तैयार हैं, लाल किले पे चढ़ना चाहते हैं, लेकिन ड्यूटी फ्री सोना मंगवाया है और सारे का सारा भारत स्मगल कर दिया। ये आपके सोने के ताजरों के हालात है। अब इस मुल्क में क्या रोएं क्या पीटें, फिर कहते हैं सिपाही भाग जाते हैं, सिपाही हमारे लिए मरने को तैयार नहीं है, वो गन उठाने को तैयार नहीं है। आप बैठ के वहां पे 92 अरब रुपए का सोना मंगवाते हैं, भारत ड्यूटी फ्री आप उसको स्मगलिंग के जरिए वो कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं इलीगल मीन से। ये इस मुल्क के साथ हुआ है कि 92 अरब रुपए मीडिया में आती है तो बस एक तहकीकाती कमेटी बन जाती है, सोने चांदी के चक्कर से निकलेंगे जब तक ये लोग हम पे हुकूमतें करने वाले, तो फिर इस चक्कर से कोई ऐसा सेटअप होगा तो फिर शायद लोग लड़े भी आपके लिए। ये भारत के साथ एक चीज पे इत्तेहाद हुआ क्योंकि भारत वैसे हमारा बड़ा सारा सो कॉल्ड दुश्मन है, इस मामले में हमारी बड़ी दोस्ती है, माल खाने पीने में, उधर भी उस साइड पर भी स्मगलर हैं, हमारे साइड भी स्मगलर बैठे हैं, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। यकीनन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इसके हवाले से कोई फॉलो अप आएगा कल हम भारत की तफसील भी कुछ थोड़ी सी बताएंगे। जो नए सर्वे आए हैं उनकी सियासत का क्या हाल है और उनकी पॉपुलैरिटी कहां खड़ी है, इस पर कल बात करेंगे। ठीक हो गया जी, जरूर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। क्लासेस साहब का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह।